खैर आगे बढ़ते हैं। इधर पीएम मोदी देश की राजनीति को ऊपर से नीचे तक बदलने वाला कदम उठा रहे हैं, जिसे लेकर इंडी गठबंधन में खलबली है, हड़कंप मचा है। इंडी गठबंधन को लग रहा है कि इससे तो पीएम मोदी 2029 का भी गेम 2026 में ही सेट कर लेंगे, फिर बचेगा क्या 29 में लड़ने के लिए। उधर आज पीएम मोदी ने बिहार में भी अपना जलवा दिखा दिया। बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम बनने जा रहा है। कल जब सुबह होगी 11 बजेंगे तो सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तब बिहार में बीजेपी का दशकों पुराना वो सपना साकार होगा जिसमें उसकी कोशिश रही है कि उसकी अपनी पार्टी से कोई सीएम बने। बिहार एक बड़ा राज्य है, राजनीतिक तौर पर भी काफी एक्टिव है। बिहार ने दशकों से लालू और नीतीश का ही राज देखा है। पिछले 20 सालों से तो नीतीश कुमार ही टिके हुए थे। इन दोनों के रहते किसी और पार्टी के किसी नेता का सीएम बनना मिशन इम्पॉसिबल की तरह था, और नीतीश कुमार तो जहां देखते थे कुर्सी पर खतरा तो दल भी बदल लेते थे। लेकिन पीएम मोदी ने नामुमकिन को मुमकिन कर डाला, वो भी नीतीश कुमार के रहते हुए उनके समर्थन के साथ कर दिया। लालू यादव के रहते हुए बीजेपी का सीएम बिहार में बन गया। बिहार की जो राजनीति पहले नीतीश और लालू के इर्द गिर्द घुमा करती थी, वो अब आने वाले समय में पूरी तरह बीजेपी के इर्द गिर्द चलेगी। नीतीश कुमार अब केंद्र में रहेंगे, यहां पर रहेंगे राज्यसभा में। और पीएम मोदी ने बिना किसी विवाद के, बिना किसी नाराजगी के, बिना किसी पचड़े के, बिना किसी झगड़े के बिहार में इतना बड़ा काम कर दिया। राज्यसभा जा रहे नीतीश कुमार ने आज सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बिहार एनडीए की बैठक हुई और इस बैठक में सम्राट चौधरी को बिहार एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया। इस बैठक में नीतीश कुमार भी मौजूद थे, और सिर्फ मौजूद नहीं थे। जब नेता चुना गया सम्राट चौधरी को, तो आप तस्वीर देखिए कैसे वो खुद खड़े हुए और सम्राट चौधरी को उन्होंने माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। जिसके बाद सम्राट चौधरी ने भी नीतीश कुमार के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया, और बीजेपी कह भी रही है कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे। इस मीटिंग के बाद सम्राट चौधरी एनडीए के नेताओं के साथ लोक भवन जा पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। कल सुबह जब घड़ी में 11 बजेंगे, सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, और नीतीश युग के बाद बिहार में शासकीय तौर पर सम्राट युग की या बीजेपी युग की आप कह लीजिए शुरुआत हो जाएगी। इससे पहले नीतीश कुमार ने बतौर सीएम आखिरी कैबिनेट बैठक लिया। इस बैठक में सरकार के सभी मंत्री शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद नीतीश कुमार ने एनडीए के सभी विधायकों को अलविदा कहा, जिसके बाद सभी विधायक भावुक हो गए। इस मीटिंग के बाद नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बिहार में एनडीए की मीटिंग हुई, जो तस्वीरें हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई, जहां नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें हमेशा मेरा सहयोग मिलता रहेगा। वहीं सम्राट चौधरी ने भी कहा कि उनके लिए यह गौरव का पल है। सम्राट चौधरी ने खुद पर भरोसा जताने के लिए पीएम मोदी और नीतीश कुमार का आभार जताया। सुनिए। ये मेरे लिए भी गौरव का क्षण है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और आदरणीय निधि रवि जी ने और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मुझे ये भरोसा किया है कि नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार किया। बिहार में कल सम्राट चौधरी के रूप में बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बनेगा। इसीलिए आज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बनाकर पटना भेजा गया था, जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, और इस बैठक में सभी विधायकों की सहमति से सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया। शिवराज सिंह चौहान ने सम्राट चौधरी को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। ये तस्वीरें भी आपके सामने। बिहार बीजेपी के लिए यह पल, ये तस्वीरें उसके राजनीतिक इतिहास में बिहार के हिसाब से खासतौर पर सबसे बड़ा पल है और सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि कल बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम बनेगा। इसकी खुशी पटना में बीजेपी के दफ्तर पर दिखी, सड़कों पर दिखी। ये तस्वीरें देखिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की, जश्न मनाया, और ये जश्न तो खैर बनता भी था, क्योंकि एक लंबे समय के बाद और पहली बार बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री बनेगा। अब बीजेपी ने सम्राट चौधरी को जो मौका दिया है, उसका इशारा दरअसल पिछले साल मिल गया था। यह सब कुछ अचानक से नहीं हुआ कि आज अचानक बैठक होती है और सम्राट चौधरी को नेता चुन लिया गया। पिछले साल बिहार चुनाव के वक्त जब अमित शाह सम्राट चौधरी के लिए रैली करने गए थे, तब उन्होंने चुनावी मंच से इशारा कर दिया था। हो सकता है आपको याद भी हो, सम्राट चौधरी के कंधे पर बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है। सुनिए उस मंच से अमित शाह ने क्या कहा। और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए। मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे। तो आप सोचिए कि ऐसे ही नहीं कहा जाता कि बीजेपी कितनी लंबी प्लानिंग लेकर चलती है, या फिर अमित शाह कितनी लंबी प्लानिंग लेकर चलते हैं। जब चुनाव प्रचार चल रहा था तभी दिमाग में था कि आगे क्या करना है, और वो दिन आ गया।
कल बिहार में जब बीजेपी का सीएम बनेगा तब बीजेपी एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाएगी। ऐसा पहली बार होगा जब देश के 16 राज्यों में बीजेपी का अपना सीएम होगा, यानी 16 राज्यों में बीजेपी का नेता सीएम की कुर्सी पर बैठा होगा। इसके अलावा एक दिलचस्प आंकड़ा यह भी बनेगा कि देश की 64% आबादी ऐसी होगी जहां पर बीजेपी का राज होगा, जहां पर बीजेपी शासन में। आप यह भी देखिए कि बीजेपी शासित 16 राज्यों में से 9 राज्यों के मुख्यमंत्री 55 साल से कम उम्र के हैं। यह भी अपने आप में एक दिलचस्प बात है, जबकि 16 में से सिर्फ 7 राज्यों के मुख्यमंत्री 55 साल की उम्र सीमा से ऊपर है और 16 में से केवल 3 राज्यों के मुख्यमंत्री 60 साल या उससे ऊपर के हैं। अब तो दूसरी पार्टियों को भी यह डेटा देखना चाहिए। बीजेपी का अपना सीएम तो बिहार में बन गया, लेकिन लोग यह भी चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत को क्या मिलेगा। निशांत कुमार ने हाल ही में पार्टी ज्वाइन की है, उनकी सक्रियता दिख भी रही थी। निशांत कुमार के लिए कहा जा रहा था कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे, सरकार में डिप्टी की भूमिका होगी, लेकिन आज तय हो गया कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। निशांत कुमार बिहार मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं होंगे, यानी सीधे तौर पर सरकार का हिस्सा नहीं होंगे, बल्कि निशांत कुमार फिलहाल संगठन का काम करना चाहते हैं, पार्टी में काम करना चाहते हैं। किसी सदन का सदस्य बनने के बाद ही सरकार में शामिल होने पर वो विचार कर सकते हैं। यह जानकारी आज निकलकर सामने आई। उधर नीतीश कुमार ने इस्तीफे के बाद आज क्या कहा वो भी आप देख लीजिए। नीतीश कुमार ने क्या लिखा सोशल मीडिया पर, वो आपके सामने रखता हूं। 2005 से बिहार में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। सरकार ने सभी तबकों का विकास किया, हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों सभी जातियों के लिए काम किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, कृषि, हर क्षेत्र में काम हुआ। महिलाओं युवाओं के लिए भी काम हुआ। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग है और मेरा पूरा मार्गदर्शन बना रहेगा। बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, यह नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर लिखा। ना सिर्फ अपना समर्थन जताया, बल्कि जो विरोधी दल हैं, जो इस आस में बैठे थे कि बिहार में रहे तो नीतीश कुमार किसी दिन पलटी मार दें और अपनी किस्मत जग जाए, उनको भी एक झटका लगा। सम्राट चौधरी को बीजेपी ने सीएम पद के लिए चुना, लेकिन इसका क्रेडिट आरजेडी ले रही। तेजस्वी यादव कह रहे कि सम्राट चौधरी ने राजनीति का ककहरा लालू प्रसाद की पाठशाला में सीखी थी और अब लालू की पाठशाला से निकले छात्र को ही बीजेपी ने बिहार का सीएम चुना है। सुनिए जरा उन्होंने क्या कुछ कहा। मुख्यमंत्री बन रहे हैं, सम्राट का नाम आ रहा है, तेजस्वी को नौकरी फेल जरूर कहोगे, लेकिन उनके सर्टिफिकेट का जांच नहीं होगा। हम तो नौकरी फेल नहीं, नौकरी पास है। तो तेजस्वी यादव जब कह रहे थे कि सम्राट चौधरी लालू जी की पाठशाला से निकले हैं, तो फिर यह भी सोचना चाहिए था कि आखिरकार ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि सम्राट चौधरी को वो पाठशाला छोड़नी पड़ी और जाना पड़ा जेडीयू। इधर नीतीश कुमार के इस्तीफे पर अखिलेश यादव ने कहा कि वो इंडी गठबंधन के सभी दल नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन अब वो राज्यसभा के मेंबर बनकर रिटायर हो जाएंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को हम सब लोग मिलकर के प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन वो अब एज ए मुख्यमंत्री रहे, अब वो रिटायर होंगे राज्यसभा मेंबर के रूप में। हम तो चाहते थे कि प्रधानमंत्री के रूप में रिटायर हों, लेकिन अब वो राज्यसभा के मेंबर होकर के ही रिटायर हो जाएंगे। अब सोचिए, दरअसल इसके पीछे एक दर्द भी है, और दर्द ये कि इस बात की संभावना थी कि जब तक बिहार में है, क्या पता किसी दिन वो दल बदले और प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटा सके। फिर अखिलेश यादव को यह भी सोचना चाहिए था कि वो प्रधानमंत्री बनाकर जिन नीतीश कुमार को रिटायर करवाना चाह रहे थे, उन्हें कम से कम इंडी गठबंधन में लाकर उसका संयोजक ही बना दिए होते। कितना बवाल मचा था कि नीतीश कुमार इंडी गठबंधन का नेतृत्व करें, संयोजक बन जाएं। उनसे बेहतर सबको सब विपक्षी दलों को कोई एक साथ नहीं रख सकता है। तो आप सोचिए, जो विपक्षी दलों के इस इंडी गठबंधन का कन्वेनर तक नहीं बना पाए, वो प्रधानमंत्री क्या बनाते। हाँ, एक उम्मीद थी, और उम्मीद यह थी कि किसी दिन नीतीश कुमार नायडू पलटी मारें और प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटा दें, लेकिन वो उम्मीद भी अब धरी की धरी रही। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल बिहार में बीजेपी अब ड्राइविंग सीट पर आ गई है, तो इससे यूपी से लेकर बंगाल तक हड़कंप मचा है, क्योंकि इसका असर देखने को मिलेगा इन दोनों राज्यों में। बंगाल में तो ममता बनर्जी इस बार सबसे कठिन चुनाव लड़ रही है। बीजेपी बंगाल में उलटफेर करने की तैयारी कर चुकी है, दावा कर रही है। इसी बीच ममता बनर्जी के लिए नई मुसीबत तब आ गई जब इंडी गठबंधन में उनके ही साथी बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के खिलाफ उतर गए। बंगाल में वोटिंग से ठीक 10 दिन पहले आज राहुल गांधी की एंट्री हो गई बंगाल चुनाव में। जोरदार तरीके से वो मंच पर अपनी बात रखते नजर आए। पहले ही दिन राहुल गांधी ने बंगाल में ताबड़तोड़ 3 रैलियां कर डाली और तीनों ही रैलियों में राहुल गांधी के निशाने पर ममता बनर्जी रही। यानी इंडी गठबंधन में एक साथ मिलकर लड़ने वाली 2 पार्टियां बंगाल चुनाव में एक दूसरे की पोल खोलने में जुट गई हैं।
रोजगार के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा कि बंगाल में मजाक हो रहा है, क्योंकि दीदी ने 5 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, रोजगार मिला नहीं, जबकि 84 लाख युवाओं ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया है। सुनिए आज राहुल गांधी ने क्या कहा। ममता जी कहती हैं 5 लाख युवाओं को मैं रोजगार दूंगी और 84 लाख युवाओं ने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मांगा है। मजाक हो रहा है बंगाल के साथ। तो तृणमूल कांग्रेस भी भ्रष्टाचार की रेस में कम नहीं है। भाइयों और बहनों, शारदा चिट फंड स्कैम, 17 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा, 1900 करोड़ रुपए उनको वापस नहीं दिया। रोज वैली चिट फंड स्कैम, 31 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा लिया, 6,600 करोड़ रुपए अभी तक वापस नहीं दिए। अब राहुल गांधी मजाक की बात कर रहे हैं। अब सवाल तो यह भी है कि क्या यह मजाक है कि आप जनता को आपने क्या समझ कर रखा है कि केंद्र में जब बातचीत होगी तो एक साथ आ जाएंगे, राज्य की बात होगी तो अलग अलग लड़ेंगे, एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे। अरे लड़ना है तो यहां भी एक साथ लड़ो। इधर बंगाल में वोटिंग से ठीक 10 दिन पहले ईडी ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। ईडी ने आईपैक के को फाउंडर और डायरेक्टर विनेश चंदेल को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने यह कार्रवाई 2020 के कोयला चोरी घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में की। ईडी ने विनेश चंदेल को कल शाम करीब 7:45 बजे तब गिरफ्तार कर लिया जब वो दिल्ली में मौजूद थे। ईडी ने देर रात विनेश चंदेल को पाटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज शेफाली बरनाला टंडन के घर पर पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया। विनेश चंदेल की गिरफ्तारी से टीएमसी जाहिर सी बात है बुरी तरह तमतमाई है। विनेश चंदेल की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी ने कहा कि ईडी का एक्शन बहुत बड़ी चुनावी साजिश है और इसीलिए यह गिरफ्तारी हुई। टीएमसी ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि आईपैक वो राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म है जो टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बनाती है और चुनाव से ठीक पहले आईपैक के को फाउंडर को गिरफ्तार होना टीएमसी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। टीएमसी का यह गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि आईपैक पर ईडी का शिकंजा अभी और कसने वाला है। उन्हें यह पता है दरअसल कि यह जो शिकंजा कसता जा रहा है यह रुकेगा नहीं। आप देखिए कि ईडी ने आईपैक के को फाउंडर पुलकित जैन और आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन की पत्नी बारबी जैन को समन जारी किया। पुलकित जैन प्रतीक जैन के भाई हैं। ईडी ने दोनों को कल यानी 15 अप्रैल को दिल्ली ईडी हेडक्वार्टर में पेश होने के लिए कहा। तो ये सारी परिस्थितियां बदलती जा रही हैं और आपको वो तस्वीर भी याद होगी जब आईपैक के ठिकानों पर रेड पड़ी थी और कैसे ममता बनर्जी खुद पहुंच गई थी अपने अधिकारी के साथ और फाइल हाथ में लेकर जाते हुए नजर आई थी, दिखी थी, जिसको लेकर अलग बवाल मचा था।